हाँ भाई, क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक। एक्सक्यूज मी। और काफ़ी अच्छे लाइक लोगों ने फीडबैक भी दिया। पीपल आर हैप्पी। रोज़ मिल जाता है कुछ ना कुछ। आई वॉज जस्ट रनिंग माई एनालिटिक्स। तो इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नॉट सो मच, क्योंकि डिवाइड हो गया है सब। पहले क्या होता था, सब आके सब देख लेते थे। अभी क्या, जो देखता है यार मेरे मतलब का टॉपिक नहीं, वो स्किप करता है। सो द व्यूअरशिप हैज़ ड्रॉप्ड, इन टर्न एवरीथिंग हैज़ ड्रॉप, बट सब्सक्राइबर्स आर गोइंग अप बिकॉज जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये जितने, और ये सब जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं उन सब के लिए, कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये बेसिकली एक जाइंट है। इसको आप जितना खाना खिलाओगे वो आपके साथ उतना खुश होगा। तो आप इसको जितना दोगे उसको मोर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू पोस्ट एड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, और इन टर्न वो आपको आपके कंटेंट को फैलाता है ज़्यादातर लोगों में। तो इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर इट हैज़ बिन रियली रियली गुड। सो आई एम ग्लैड दैट इट इज़ रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल। मे बी नॉट एक साथ फिर वही सारे लोग अपने 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 हिसाब से चूज़ करें। बाकी डेली अपडेट्स, ये आई हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग डे टुडे यार। दिस इज़ द फर्स्ट शूट दैट आई एम डूइंग एंड इट्स 7 PM, और मैं ऑफिस 11:30 तक आ जाता हूँ सुबह। इट्स जस्ट दिस सो मच बैक एंड फोर्थ माशाल्लाह। आई मीन ऑब्वियसली विद अब जितने लोग हैं हमारे साथ, तो किसी ना किसी के साथ फॉलोअप चलता रहता है, स्ट्रैटेजी प्लान होती रहती है, ये वो। तो उससे ना मैं अपनी चीज़ बना नहीं पा रहा। सो अभी मेन चैनल के लिए तो चलो ये अच्छा है कि जो मैं बाहर से इतना कुछ शूट करके आया हूँ, तो अभी मेरे पास 3 महीने का सामान वो है। पॉडकास्ट भी काफ़ी हैं, व्लॉग्स भी काफ़ी बने हुए, बट जो डेली थाट्स होती है ना, जो यहाँ बैठ के अगर किसी चीज़ पे बात कर ली, तो वो नहीं हो पाती। सो अभी हम सिर्फ गेमिंग की बना रहे हैं। बाय द वे, गेमिंग की आज मैंने एक रिलीज़ की है, इट्स अ वेरी नाइस गेम कॉल्ड जियोगेसर। अगर आपको जोग्राफी पसंद है एंड इफ यू वांट टेस्ट योर लिमिट्स परहैप्स, तो इट्स अ वेरी नाइस गेम। उसमें आप एक रैंडम तस्वीर आ जाती है किसी भी जगह की। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की रैंडम तस्वीर आ गई। अब जी आपने गैस करना है ये कहाँ है ऑन द मैप। एंड सो इफ़ यू क्लिक ऑन लाहौर, तो वो आपको बताएगा कि आप अपने टारगेट से कितना दूर थे। सो द क्लोजेस्ट यू आर, द हायर द पॉइंट्स यू गेट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड आई लव प्लेइंग इट। तो उसकी मैंने कुछ एपिसोड्स बनाई हैं अभी, शेयर किया है, एंड आई एम प्लानिंग टू गो लाइव ऑन माई गेमिंग चैनल विद दैट, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव गेम। और काफ़ी लोगों से सजेशन भी लेंगे कि कौन कहाँ, मतलब कहाँ पे पिन करूँ मैं। सो वी वर जस्ट एज राइट बिफोर टर्निंग द कैमरा ऑन, वी वर डिस्कसिंग कि इसको हम स्ट्रीम कैसे, मुझे स्ट्रीमिंग आती नहीं है, कि कितने कैमरे लगाने हैं और यहाँ से ये स्क्रीन कैसे जाएगी और मैं कैसे जाऊँगा। आई मीन ये पूरी साइंस होती है, राइट? तो बताइएगा कमेंट्स में। वैसे हमारे पास ऊपर लड़के हैं, वो गेमर वेमर हैं थोड़े से, उनसे भी पूछेंगे। सो ये सब चल रहा है। कल शायद एपिसोड ना है बिकॉज आई विल बी इन लाहौर फॉर अ डे, अगेन सम मीटिंग्स। तो कुछ ऐसी थी कि वो अनअवॉइडेबल थी, एंड ऑब्वियसली फिर मैं सारी एक साथ लाइन अप कर लेता हूँ। सो आई विल बी गॉन फॉर अ डे। आई हैव टू मीट माई सिस्टर एज वेल। आई हैवंट मेट हर एवर सिंस मामू पास्ट अवे। सो लाइक एक ताज़ियत भी हो जाती है साथ ही साथ। तो gotta डू दैट। सो कल आई विल बी एब्सेंट, परसों आई विल बी बैक सुबह सुबह। तो आ जाएगी एपिसोड। ऑलराइट, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट नॉट हैविंग चिल्ड्रन। Assalamualaikum, sir. I'm keeping my identity anonymous for personal reasons, but will let you know that I live in a big city in Punjab. Firstly, I would heartily appreciate you for your selfless effort for the community. I absolutely admire your hard work and support your vision regarding facilitating people, helping them with their issues. Coming to the question, I constantly contemplate over a puzzling issue in my life regarding offspring. I am currently not married, but do intend to get married, and the matter that discombobulated discombobulated me is that whether I want to become a parent or not. Though it's widely observed and assumed that children and marriage go hand in hand, but I have a different point of view. I believe that having children is a decision that every couple should make consciously instead of assuming it's obligatory. I lean towards avoiding having children as far as I'm concerned. I have always observed my father, who has been away from us to earn, and we see him once in a blue moon. His life seems like it has no purpose except for providing for his children. I've also seen that people face a lot of hassle and trouble due to their children, ranging from upbringing, grooming, financial responsibility, education, and being there for them emotionally.
And an array of people are also indifferent to their children since they never consciously took the decision of having children and now could care less about them. I don't want to give in to the pressure of society and become an awful parent. On the other hand, on the other side of the spectrum, I also get petrified thinking about the repercussions that might come down with not having children. Is my inclination towards avoiding children escapism, or am I being responsible for not bearing unwanted burden? I'm waiting for your response impatiently. Thank you for a very good question. So एक साहब है, इनकी भी शादी हुई नहीं है, बट कह रहे हैं जब होगी तो मैं शायद बच्चे ना करूं, और ये एक ऐसा डिसीजन है जो कपल्स को लेना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सारे रीजंस भी बताए व्हाई नॉट, साइटिंग फ्रॉम हिज फादर हु वाज ऑलवेज अवे टू वर्क, और वो नहीं थे, तो निगलेक्ट है और सारी चीज़ें. सो बेसिकली ये जो साहब हैं, परहैप्स ही इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन टू हिज ओन नीड्स, मतलब जो उनको फील हुआ, जो कि बाद में शायद इनके लिए इनसिक्योरिटीज़ का बाइस बनी. ऑब्वियसली एक फादर फिगर का होना, ज़िंदगी में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली अगेन सर्कमस्टांसेस कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि वो नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल समवन इज़ इन द आर्मी, अब भाई मुल्क भी तो बचाना है, क्या करें, सो समबडी हैज़ टू डू इट. और इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म है, मैं परसों ही अपने कॉलीग्स को रिकमेंड कर रहा था, मूवी कॉल्ड म्यूनिख, स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है. इट्स अबाउट अ गाय, सो इट्स अ ट्रू स्टोरी. म्यूनिख ओलंपिक्स में अटैक हो गया था और इसराइली ओलंपियंस मारे गए थे, वो पैलेस्टीनियंस ने अटैक किया था, और ये 1972 का वाक़या म्यूनिख जर्मनी में हुआ था. और जिस हॉस्टल में वो, जो ओलंपिक सिटी में वो हॉस्टल था, मैं वहाँ ठहर चुका हूँ म्यूनिख में. No, I didn't stay. I visited a friend there, so it was quite eerie being there in those same corridors. खैर, उस मूवी का लुब्बे लुबाब ये है, मैं I'm not gonna मैं सारी बताऊंगा नहीं मूवी, I'm not gonna waste it for you, spoil it for you. उसमें होता यही है कि वो फिर वो ज़ाहिर है वो मोसाद का एजेंट होता है, उसको एक टास्क दिया जाता है कि जो लोग इन्वॉल्व थे इस अटैक में उनको ट्रेस करना है और उनको मारना है. और उस हंट में उस बंदे के कोई अच्छे खासे साल लग जाते हैं, मतलब वो 2 साल बाद घर आता है चुप के, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो लाइक ही जस्ट कम्स टू सी देम. ज़ाहिर प्री इंटरनेट दौर था वगैरह वगैरह. तो उसमें ना जो उस मूवी का क्रक्स था, और आई थिंक इट ऑल्सो, उसको ऑस्कर मिला था म्यूनिख को. आर यू श्योर? गूगल कर लो. तो उसका लुब्बे लुबाब यही था कि लाइक सम मैन गिव अप देयर एंटायर लाइव्स. और डॉनी ब्रास्को अगर आपने देखी हो, उसकी जॉनी डेप और एल पचिनो की, इट्स अ ग्रेट मूवी. उसका भी यही सीन था, वो एक अंडर कवर एजेंट होता है, और वो एल पचिनो एक गैंग में होता है, इटालियन माफिया में होता है, और वो पेनिट्रेट करता है उनके माफिया में, और वो उसकी अपनी फैमिली निगलेक्ट हो रही होती है. तो सम मैन हैव टू गिव अप देयर लाइव्स लाइक दैट. उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना, वो कहते हैं ना, व्हेन यू हैव अ ग्रेटर कॉज, तो जो आदमी ग्रेटर कॉज पे लगा होता है ना, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत मेस्ड अप होती है. इट्स बिकॉज द कॉज इज़ वे टू बिग, और उसकी प्राइस यही होती है. नथिंग दैट्स ग्रेटर एवर कम्स ईजी. कायद आज़म की लाइफ, अगर आप पर्सनल लाइफ देखें, ही वॉज डिवोर्स ट्वाइस. नो, ही वॉजंट डिवोर्स ट्वाइस. His wife passed away. The first wife passed away. Second wife divorced him. He didn't have his kids around. अक्सर लोग सिमिलैरिटी देते हैं इमरान खान की ज़िंदगी पे कि वो हिज किड्स आर अवे एंड लाइक वो अकेले मुल्क की जंग लड़ा है वगैरह वगैरह. सो अगेन इन हिज केस यू डोंट हैव टू एग्री विद हिम पॉलिटिकली, नीदर आई हैव टू, बट एक चीज़ सामने है. तो ऐसे लोगों की लाइफ जो है ना, आई मीन चिल्ड्रन कैन कंप्लेन एंड राइटफुली सो, बट लाइक आई थिंक इवेंचुअली बच्चे भी समझ जाते हैं चीज़ें. सो सम पीपल हैव टू डू दैट. आई मीन लुक एट मी, आई एम हेयर, माई चाइल्ड इज़ ग्रोइंग, तो वो आती है फीलिंग. बट लाइक मैं फिर यही दुआ करता हूँ कि वो बड़ा होगा, शायद वो समझ जाए कि वो मे बी ही हैड अ बिगर कॉज. बट लाइक बच्चे नहीं समझते ये चीज़ें, एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड पोस्टिंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आपको पता है आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ keeping my family literally away. I started posting him just now. उसकी वजह ये थी, sorry if I'm drifting away from your question, but I'll come back to it. उसकी बुनियादी वजह ये थी, what if something were to happen to me? And then like he grows up to say कि यार
like I was so neglected that he didn't even bother posting about me. I mean बच्चे हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो होगी ही सोशल मीडिया. हमने तो प्री सोशल मीडिया दुनिया देखी है, पोस्ट सोशल मीडिया दुनिया देखी है, राइट? प्री सेल फोन, प्री इंटरनेट, एवरीथिंग. बट वो उसके लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, राइट? तो इससे पहले कि उसके दिल में ये चीज़ आए कि आई डिडंट इवन केयर फॉर हिम इनफ टू पोस्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स ऑफ हिम. तो खैर, अब ये जो आपने जो चीज़ें लिखी है ना, परहैप्स बिकॉज योर फादर वॉज अवे, तो आपके दिल में ये चीज़ें आ गई. और जैसे मैं कल ईमेल में एक जवाब दे रहा था कि कोशिश यही होनी चाहिए कि यार जो मेरे साथ हुआ है ना, वो आगे किसी और के साथ ना हो. और आई थिंक इन दैट सेम फ्लेवर एंड इन द सेम स्पिरिट आप भी इसी तरह सोच रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर नॉट हैविंग योर फादर अराउंड सो मच कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये फैमिली की तो ब्लड लाइन इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ और मैंने किसी और, बिकॉज आई माइट हैपन टू बी लाइक द सेम एज वॉज माई फादर. तो ये आपका डर है जो आपको इस चीज़ से रोक रहा है. इस स्पिरिट में कैट स्टीवंस का एक बहुत अच्छा गाना है, कैट्स इन द क्रेडल, जो कि बाद में अगली किड जो ने कवर भी किया था. वो तो खैर बड़ा रॉक वर्जन था, बट जो कैट स्टीवंस का गाना है, कैट्स इन द क्रेडल, कैट्स इन द क्रेडल कौन सा है? कैट्स इन द क्रेडल सिल्वर स्पून. तो उसमें ना उस गाने का यही है कि वो बच्चा अपने बाप से टाइम मांगे जा रहा है और बाप कह रहा है नॉट टुडे नॉट टुडे नॉट टुडे, और फिर जब बाप बूढ़ा होता है उसको फ़ोन करके. इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग. आई थिंक हर बाप को ये गाना सुनना चाहिए, हर मसरूफ़ बाप को सुनना चाहिए. और फिर वो जब बूढ़ा होता है वो बच्चे से बोलता है कि मिलने आओ, तो कहता है बस गाड़ी की चाबी दे, मैंने जाना है, बाद में आऊँगा. तो इट्स अ वेरी वेरी सैड सॉन्ग. तो ये बहुत सुनने वाला है. इसी तरह का फादर सन वाला एक और गाना है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये वाला है. दोनों का क्रक्स यही था कि यू weren't अराउंड, नाउ आई एम नॉट अराउंड. तो कहते हैं ना, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, और फिर वो आप जो देते हो वही आपको मिलता. यू ओनली गेट व्हाट यू गिव. सो ये आपका अपना जो है दुख जो है, वो इतनी ज़ोर से आपने इसको चैनलाइज कर लिया कि आपने अब तहैया कर लिया कि यार अब ये किसी और को मैं नहीं दे सकता. लेकिन आपका जो कंसर्न है ना कि बाद में क्या होगा, इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ. एंड आई एम opening up because this is like my private channel. Not private, it's obviously public, but like, you know, I consider you people like my family. So like, you know, my wife has kids from her previous marriage. I have stepchildren. So I was totally happy with that setting. और मैं भी ना हमेशा से इसी तरह का था कि यार like, you know, having kids is so annoying, looking after a baby, this that ये वो. और बच्चे ना रेडीमेड होने चाहिए 7 साल के, ताकि वो बच्चा पैदा हो और स्कूल चला जाए, तंग ना करे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो यू नो व्हेन आई गॉट मैरिड, माय यंगेस्ट वाज लाइक 9 और समथिंग परहैप्स. तो सो पॉइंट बीइंग, नो नॉट 9, 7, एग्जैक्टली 7, यस, 6 साल हो गए शादी को. वाओ. तो so I was totally happy with them, and I still am, and I'm taking them for the World Cup because British Asians, they love their football. So I was totally happy with that setting, and my wife insisted that you need to have someone of your own. And I was like, you know, these are just as good as mine, and I love them to bits and everything. But she said that we need for 2 reasons. A, we need someone that connects all of us. Abhi I'm connected to my wife, but not directly to the children. But with my son, we're also connected. वो एक focal point हो गया, right? A, and B, you're saying no right now, but 10 years down the line, you know, Mubin has a son, mashallah, right? Lat ka bhi ho gaya, let's say beti ho gayi. Yeah, Dr. Solanki, like you, all your friends will potentially have kids 10 years from now. And then you're going to go to their parties and you're going to feel, it's going to strike, oh yaar, mere sare doston ke bacche hain, mere nahi hain. And by then, I would be too late to give you one. So we need to have one. And that was the idea, and that was the discussion we had. And you're absolutely right कि discussion होनी चाहिए. It's very important. And I think it was the best decision. I was obviously not seeing it the way my wife was looking at that situation. Obviously, she's very smart herself. And now it completely changed, not changed, revolutionized my life. Having a child, it gives you so much purpose in life. और मेरे जितने भी अभी मेरे colleague है, उसका
कब बेटा हुआ है? दिसंबर में, लाइक सो ही वॉज हायर्ड और लाइक 1 महीने बाद ही हैड अ बेबी. तो उसके बाद से वो भी बहुत डिफरेंट हो गया. तो हैविंग अ चाइल्ड गिव्स यू सो मच पर्पस एंड सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू. मैंने वो उतार दिया, वरना आपको दिखाता, उस पर लगी ओ बाय द वे, हाँ रिजल्ट आ गया होगा. मैंने HbA1c और CBC टेस्ट कराया. लाइक आई एम समवन हु डोंट गिव अ शिट अबाउट माई हेल्थ. आई मीन आई नॉट एडवर्टाइजिंग दैट. यू शुड, एब्सोल्युटली शुड. वाई? बिकॉज यू नो, अब मैं हर चीज़ को 10 बार सोचता हूँ. Because I have a son and I need to do so much for him and I need to leave enough for him to sustain a healthy lifestyle and then you know the basics. तो अब मैं हर चीज़ को बड़ा केयरफुली देख रहा हूँ. सिगरेट छोड़ दी यार, 1.5 साल, 20 साल सिगरेट पी. तुम कितने सालों से पी रहे हो? 7-8 साल से पी रहे हो. क्या एज है तुम्हारी? 29. हाँ तो 21. सो मैं तुमसे पहले का शुरू हुआ था. आई हैड माई फर्स्ट सिगरेट व्हेन आई वाज 16. नॉट प्राउड ऑफ इट. बढ़िया आराम से बच्चों को पकड़ा देते हैं. एंड देन आई स्मोक टिल व्हेन आई वाज 37. सो लाइक ऑलमोस्ट 21 ईयर्स. रेगुलरली तो 20 ईयर्स था ईजी. कॉलेज से तो फुल स्टार्ट हो गए थे. एंड लाइक माई चाइल्ड डिडंट इवन से अ वर्ड. And I had to quit because I was like, oh, I have something to look forward to. I need to give him more time. मैं ऑलरेडी इसकी ज़िंदगी से बहुत सारा टाइम ले रहा हूँ और जो दे सकता हूँ वो सिगरेट पी के ले रहा हूँ. So that's unfair to him. And it makes you so empathetic. वो बोलता भी नहीं है, right? And then like I'm like पूरी चीज़ें चेंज कर ली. माशाल्लाह इतने सारे चैनल खोली. ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? Because you know मामलात करने. तो a child gives you so much purpose. और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है. ये ऐसी नहीं दुनिया चलती हुई यहाँ तक आ गई. Again, nothing against people who choose not to have kids. That's perfectly fine. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार दुनिया में पहले इतने सारे लोग हैं, हम और बर्डन नहीं कर सकते दुनिया को. कुछ लोग थोड़े एनवायरमेंटल होते हैं, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं. कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि यार उनकी इमोशनल अटैचमेंट उस तरह की हो नहीं पाएगी जो आपको खतरात है. एंड एक हद तक वो भी सही है. कुछ लोग कहते हैं यार प्रोक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बच्चा ऑलरेडी इस दुनिया में है. एंड देयर आर सो मेनी ऑर्फन्स एंड देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन विद नो नेम हु नीड अ हाउस. जैसे यहाँ पे इमकान नाम की एक NGO है, दे एक्टिवली वर्क. खैर उनका इतना पेपर वर्क होता है, 1.5-2 साल लग जाता है. एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे एक आम आदमी की ज़िंदगी लाइक कोई कदर नहीं है. आप बच्चे ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा इशू है, बेगरिंग का इतना इशू है, तो बहुत वर्क होता है. आई हैड अ फ्रेंड, शी अडॉप्टेड वन बिकॉज दे ट्राइड फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड देन दे ऑप्टेड फॉर दिस. तो एक तो खैर वो वजह होती. कुछ लोग जो जेन्युइनली यही सोच रहे होते हैं कि यार ऑलरेडी दुनिया में इतने हैं तो हम कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो उस रास्ते पे भी चले जाते हैं. अगेन बहुत नेकी का काम है किसी गैर को अपना बनाना और उसको अपना नाम देना. ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत सवाब का भी काम है. सो जो आपने बात की ना, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपके कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं. लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिससे भी आप शादी करें, आपने कहा ना आपकी शादी नहीं हुई, तो आपने ये चीज़ पहले बता देनी है. अब हमारे कल्चर में होता क्या है कि बच्चा नहीं भी चाहिए हो ना, तो इसलिए चाहिए होता है सास ना तंग करे, फुपियाँ ना तंग करे, खाले ना तंग करे, फिर ताने कि इसकी मशीनरी ख़राब है. और वो तो सीधा ब्लेम औरत पे ही आता है, चाहे मर्द का ही कोई हिसाब किताब ना हो, औरत पे ब्लेम आता है कि शी कांट बेयर चिल्ड्रन, हालांकि शी कुड बी परफेक्टली हेल्दी, मे बी इट्स द गाय. तो खैर वो इतनी सारी लान तान को अवॉइड करने के लिए ना वो कहते हैं यार पहले बच्चा करके ये तो चुप तो कराए ना ज़रा वहाँ आपको. बड़ा प्रेशर होता है और हमारे देसी कल्चर में आपको पता ही है क्या मामलात होते हैं. तो आपकी जिससे भी शादी हो, फिर आप किसी ऐसे को ही ढूंढें जिनके ख़यालात आपके ख़यालात से मिलते हो. कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की, अगेन जैसे कल मैंने कहा, एक टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, जान छोड़ाने के लिए वो शायद एक्सेप्ट कर ले वक्ती तौर पे कि हाँ मुझे कबूल है, बस यार ये तो ना हो, और ऐसा होता है. और फिर बाद में उनको बोले कि यार मेरी सारी दोस्तों के हैं एंड आई, बिकॉज ये आता है. एंड बिकॉज ख़वातीन को ये ज़्यादा कंसर्न इसलिए भी आता है बिकॉज दे आर ऑन अ क्लॉक. वो एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब एक चल रहा है जो कि टाइम, जिसको वक्त कहते हैं, ठीक है ना. एंड यू नो ख्वाहिश होती है लोगों को, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है टू हैव चिल्ड्रन as early as they can so that they can grow together with them. I've had friends
इनफैक्ट माई ओन वाइफ एंड द एल्डेस्ट सन दे लुक फ्रेंड्स, लाइक दोस्त लगते हैं, दे लाइक बहुत करीब करीब एज के. सो कुछ लोगों की कोशिश ये होती है, लाइक माई एक्स बॉस, वो कहाँ के थे, करक, केपी के. तो उनका बेटा जो है, उनकी शादी हो गई थी 18 में, 19 में बेटा हो गया था. तो वो खुद 40 के थे, बेटा कॉलेज पास कर चुका था. लाइक वो अजीब ही एक लगता था. एंड इट्स ग्रेट, ये लाइक साथ बड़े हो रहे हैं माँ बाप, तो सॉरी बाप बेटा. तो खैर हाँ, सो वीमेन कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट एज वेल. अब मर्द आपको 55 में भी आएगा ना, नहीं यार आई नीड टू हैव अ किड. आई नो समवन हु वाज सो एंटी मैरिज, found someone at 50, 54 में he had a son. Now he looks like his grandfather, that's perfectly fine. I mean, it's okay. सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है. बट लाइक मर्द के पास ना ये प्रिविलेज है, वो जो कहते हैं ना मर्दों की प्रिविलेज, तो उसमें से एक बहुत बड़ी प्रिविलेज ये भी है, जब दिल चाहे 60-70 वालों का भी हो रहा होता है, राइट. औरत के पास ये प्रिविलेज नहीं है. तो शी इज़ ऑन अ क्लॉक, शी इज़ ऑन अ बॉडी क्लॉक. तो आप जिससे भी शादी करें ना, तो कोशिश कीजिएगा कि ना ये आप पहले ही डिस्कशन कर लें कि यार अभी या तो बोल दें कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करने, या फिर ये कि हम देखेंगे, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बट लाइक बेहतर यही होगा कि आप क्लैरिटी का एक स्टांस लें और बोलें कि भाई यही डिसीजन है. ऐसा ना हो कि हाँ आ जाओ देख लेंगे, और फिर आप देख ही नहीं पा रहे और अगली जो है उस डिप्रेशन में ही ज़िंदगी पूरी गुजार दे. सो डोंट डू दैट टू एनीवन. आपके कंसर्न्स बिल्कुल लेजिट हैं. और रही बात कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग, तो यार देखो औलाद पालना एक बहुत बड़ा काम होता है. एंड लाइक आई सेड, कोई भी बड़ा काम आसान नहीं होता, वो मुश्किल ही होता है. रातों को जागना होता है और फिर उनको लुक आफ्टर करना होता है, उनको उनको ज़िंदा रखना होता है. सोचो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंसान चल रहा है, इसको ज़िंदा रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 18 साल तक आपने तो देखना ही देखना है. फिर वो एडल्ट हो जाता है और फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने मामला ज़िंदगी के खुद देख सके. तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो तो जाहिर है अब आपने पूरी करनी, चूँकि चॉइस आपकी है, आप लेकर आए उसको दुनिया में, तो अब आपने ये तो बेसिक्स देनी है. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, ग्रूमिंग एंड इमोशनल वेलबींग, ये सब आपने देना है, क्योंकि ये चॉइस आपकी थी, उस बच्चे की या बच्ची की नहीं थी. तो ये तो आपने देना है. तो ये हार्ड वर्क तो है, आई मीन बिल्कुल हार्ड वर्क है. और माएँ ज़्यादातर हमारे मुल्क में अगर हम बात करें, चूँकि इतनी ख़वातीन जो हैं वो प्रोफेशनल ज़िंदगी में उनका ताल्लुक़ नहीं होता, दैट्स द बिगेस्ट हार्ड वर्क. अनपेड काम है यार, ये तो सारा दिन करना है, और रात के 3 बजे वो रो रहा है उठ के, तो उसको फीड करना है. तो इट्स अ वेरी टैक्सिंग जॉब. आसान नहीं है बच्चा करना, लेकिन लाइक आई सेड, इट्स लाइक द बेस्ट थिंग दैट विल एवर हैपन टू यू एज वेल. ये भी एक फैक्ट है कि इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. सॉरी, वो मैं जैसे जवाब दे रहा था, मुझे अजान की आवाज़ नहीं आई, सो आई हैड बीन नोटिफाइड. और वो एक करेक्शन मुझे करवाई मेरे कैमरामैन ने कि कायद आज़म की जो दूसरी बीवी थी, दे वर डिवोर्स, दे वर सेपरेटेड, और फिर वो ये उसी 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी. सो सॉरी अबाउट दैट. सो हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो यही है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ. जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए, पहले डिस्कस करें, ताकि अगले की ज़िंदगी पे इतना नेगेटिव असर ना पड़े कि फिर एक ईमेल वो भी आ रही हो. कल मैं किसी को ये बात समझा रहा था, कोई मैं वो बात भूल रहा हूँ कि वो मैं अपनी औलाद से रिलेटेड कोई कुछ कर रहा था, तो मैंने उनको बताया भाई ये चीज़ कर लें, ऐसा ना हो कि 5 साल बाद उनकी ईमेल मुझे आ रही हो. दैट्स नॉट व्हाट आई वांट. तो एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ द शो एज वेल. सो ख्याल रखिएगा एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Power of Pakistani passport. Allah khair kare. Islam Junaid bhai, hope you're doing well. I'm a student in Germany at a very well ranked university. Thanks to you who motivated young guys like me. You're welcome. I try to send remittance every month, hoping that this will help Pakistan. I know this is just a drop in the burning forest, but drop in the sea hota hai beta. Burning forest mein drop. Acha, burning forest mein drop. Okay, makes sense. But at least it satisfies my heart. Good job. Hamesha remittance प्रॉपर चैनल से भेजनी चाहिए. Anyways, back to the topic. Everyone knows that how poorly the Pakistani passport ranks in the whole world. I also have a Pakistani passport, but ever since I got the Schengen visa on my passport, because student gets Schengen visa for 3 to 6 months, I can't tell you how much powerful this passport has now become. Let me give you an example. Bulgaria is not a Schengen country, but if I have a Schengen visa, I can visit Bulgaria
without any problem. I can visit Mexico, Cambodia, Cyprus, and many more that are not even in the Europe. Even there was a time that you can perform Umrah if you had the Schengen visa. Some Russian friends of mine planned a trip to Georgia and invited me to join them. I said to them to enter in Georgia as a Pakistani national, I would require a visa. But then I checked that if I have a Schengen visa, I can go to Georgia without a visa. I was wondering that Russian would also require visa because Georgia and Russia were having tensions in the part of Russia in the past as Russia annexed many regions in Georgia. But when I asked my Russian friends that do they require visa to enter Georgia, they said as a Russian citizen I can enter without the passport, so no visa required. This literally shocked me like I got hit by a truck. Junaid bhai, look at the level of their foreign diplomacy. I was wondering that why the hell that our politicians don't work on this thing as they also see ranking of green passport every year. Then I searched about the diplomatic passport of Pakistan. On diplomatic passport of Pakistan, you can visit Belgium, Czech Republic, Germany and also Turkmenistan. तुर्कमेनिस्तान वो कंट्री है जिसका वीज़ा यूरोपियंस को नहीं मिलता और दुनिया का टफेस्ट कंट्री है एंट्री के लिए. वहाँ हमारे पॉलिटिशियंस बिना वीज़ा के जा सकते हैं. 2002 तक तो साउथ कोरिया का भी वीज़ा फ्री था ग्रीन पासपोर्ट पर और अब तो लगता है कि कीनिया का वीज़ा भी फ्री एंट्री नहीं देनी हमें. I know it's not all the fault of politicians. Our people also breached the visa limit. डंकी ने तो और काम ख़राब कर दिया है. So Junaid भाई, please put a light on this as the ranking of the passport is an issue, but no one consider it as a serious issue. Turkish passport पर आप 100+ कंट्रीज़ पर वीज़ा फ्री एंट्री है. रशिया जिस पर दुनिया की सबसे ज़्यादा सैंक्शंस हैं उनका पासपोर्ट टॉप रैंकिंग में आता है. लुक एट इंडिया जिनको मुस्लिम कंट्रीज़ की एंट्री फ्री है एंड वी एज अ मुस्लिम कांट गो देयर विदाउट अ वीज़ा. जज़ाकल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर ईमेल. सेकेंडली जो आपने बोला ना कि शेंजन वीज़ा लगने के बाद आपका पासपोर्ट पावरफुल हुआ. आपका पासपोर्ट पावरफुल तब भी नहीं था, वो शेंजन वीज़ा की पावर थी. वो जो बूस्ट लगा ना आपको, वो होता ये है कि जब भाई बड़ा भाई बोल देना कि हाँ यार ये बॉय ओके है, तो छोटा भाई फिर पूछता ही नहीं सवाल, क्योंकि बड़े भाई ने चेक कर लिया है. राइट. मैंने इसके मज़े लिए थे जब मैं लास्ट टाइम टर्की गया था, और बिकॉज आई हैड अ वैलिड यूएस वीज़ा, तो मुझे टर्की का वीज़ा, मैं ऑनलाइन गया, $50 दिए, प्रिंट आउट निकाला, चला गया. एंड आई रियली इन्जॉयड दैट प्रोसेस. वाई? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हमारे जहांगीर साहब होते हैं, नॉट मलिक जहांगीर, हमारे बैंक में होते हैं, उनको फ़ोन जाता है कि भाई 2-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मेरे 2 अकाउंट हैं, सब बता रहा हूँ मैं इस चैनल पे, और जो 2 अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एक मेरा पर्सनल एक कंपनी का, राइट, ये जमा करें. फिर मैं जाता हूँ ये डोसानी या वटेवर जो भी, जहाँ पे पासपोर्ट साइज़ तस्वीर खींची, क्योंकि वो 6 महीने से पुरानी पिक्चर्स नहीं एक्सेप्ट करते, वो खिंचवाता हूँ. और फिर उसके बाद दिस दैट ये वो, फिर वो मैं बाइकिया करता हूँ, पोलानी को बेचता हूँ, वहाँ पे वो पूरा मेरा फॉर्म भरता है, इतना बड़ा थद्दा बनता है, और फिर मैं आके जाके जमा कराता हूँ. और फिर बायोमेट्रिक होता है, और ये होता है, और वो होता है. और फिर शेंजन वीज़ा के लिए अगर तो अर्जेंट नहीं है तो 6 हफ्ते मिनिमम पासपोर्ट जाता है, मैक्सिमम 3 महीने भी जाता है. उसामा का गया था 3 महीने, क्योंकि हमने उसामा का स्पेन का अप्लाई किया था. आई वांटेड टू शूट व्लॉग्स इन स्पेन. अभी जो समर गया है तो उसामा का नहीं आया था, नम्रा का आ गया था. नम्रा यूज्ड टू वर्क फॉर अस, वंडरफुल पर्सन. तो भाई ये है, 3 महीने पासपोर्ट ही नहीं होता आपके पास. अभी मैं यूएस में था. हाँ, सो लाइक एज आई वाज सेइंग कि वो ताकत आपके पासपोर्ट में वो शेंजन वीज़ा की वजह से आई थी. तो टर्की ने मुझे क्यों दे दिया कि यार जब अमेरिका ने चेक कर लिया तो हम क्या ही चेक कर लेंगे, तो जब उन्होंने ओके किया तो बंदा ओके है. तो ये होता है. तो पासपोर्ट तो वही था, वो वीज़े ने उसमें वैल्यू ऐड कर दी. और अभी भी लाइक यू नो आई अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड, वो कब से वो फॉर्म भरा हुआ है. और ऑस्ट्रेलिया का देख लेना, मैंने मार्च में अप्लाई किया, सितंबर में आया. वो ये कहीं नहीं होता. मैं यूएस में था, आई वॉज विद माई फ्रेंड, तो सिर्फ दिखाने के लिए उसने अच्छा अमेरिकन को भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना पड़ता है. और सिर्फ आई विश आई हैड रिकॉर्डेड दैट, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना फास्ट पेस काम है. वो ऐप पे गया, अमेरिकन फ्रेंड मेरा, और उसने जो है पासपोर्ट की कॉपी डाली, एंड विद इन 2 घंटे, और छोटा सा फॉर्म था, वो भरा, विद इन 2 आवर्स उसका वीज़ा आया. विद इन 2 आवर्स. उसने बोला बहुत से अमेरिकन डोंट रियलाइज़ कि उनको वीज़ा चाहिए, एंड सम हाउ
कभी कभी चेक नहीं भी करते। ऐसे भी हुआ है, मैं गया हूँ मेरा वीज़ा ही चेक नहीं हुआ और मैं चला गया, मुझे बोर्डिंग पास दे दिया क्योंकि रश बहुत था, घबरा जाता है कभी बंदा। तो या फिर जब वो टिकट करते हैं तो सिस्टम में आता होगा, आई डोंट नो द सिस्टम। So there has been instances where people ended up in Australia, Americans, and they realized कि भाई आपको तो वीज़ा चाहिए, तो उन्होंने बैठे बैठे अप्लाई किया, वो मिल जाता है। तो भाई कहाँ मेरे 5.5 महीने और इतना मोटा पूरा थद्दा कागज़ का, जिसमें होटल की बुकिंग, दिस दैट, प्रीवियस हिस्ट्री, ट्रैवल, नादरा का एफआरसी फॉर्म कि भाई मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ रहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बीवी का भी लगाना पड़ता है कि भाई बीवी अच्छे मुल्क में रहती है, बच्चे अच्छे मुल्क में रहते हैं, मैं नहीं भागूंगा, मैं मेरे तो फैमिली वहाँ है, आपके यहाँ क्यों इतना दिखाना पड़ता है। उसके बाद, और उसने मेरे सामने 2 घंटे में वीज़ा लिया। आई स्वेयर टू गॉड, नेक्स्ट टाइम आई गो टू यूएस मैं यही व्लॉग बनाऊंगा, गोगलू को बोलूँगा अप्लाई कर, और वही रिकॉर्ड टाइम के साथ और डेट के साथ घड़ी दिखा के कि ये देखो भाई इतनी देर में वीज़ा आता है। तो यार अब ये डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की वजह से ही होता है। जो आपने बोला ना रशियंस बग़ैर पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, तो यूरोप में, पूरा यूरोप जो है, इट्स कंसिडर्ड लाइक लाहौर कराची, डोमेस्टिक फ़्लाइट ली जाती है, लाइक दे डोंट इवन पासपोर्ट रखते हैं, दैट आई डोंट नो, बट लाइक इट्स कंसिडर्ड डोमेस्टिक फ़्लाइट विद इन यूरोप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, डिड आई यूज़ माई पासपोर्ट एनीवेयर, हाँ आई थिंक सो, बट लाइक इमिग्रेशन वगैरह नहीं होती, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो लाइक विद इन यूरोप जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ। वीज़ा आप एक मुल्क से लेते हो, फॉर एग्जांपल इस साल मैंने नेदरलैंड से वीज़ा लिया था, बट आई वाज नॉट ओनली इन नेदरलैंड, आई ऑल्सो वेंट टू चेक रिपब्लिक, आई वेंट टू पोलैंड, देन आई वेंट टू बेल्जियम, देन आई वेंट टू फ्रांस फॉर अ बिट, एंड देन वेंट टू पोर्चुगल, क्योंकि वो सारा डोमेस्टिक कंसिडर किया था। वो यही बोलते कि यार बड़े भाई ने चेक कर लिया तो हमें क्या ज़रूरत है। तो उससे मेरा पासपोर्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, वो वीज़ा की वजह से थी, और वो 29 अगस्त तक थी, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन। अब फिर वैसे ही लेके बैठे हुए ग्रीन पासपोर्ट। और यार इसकी वजह से मैं बहुत सारे मुल्कों में नहीं जा पाता। अब जैसे इजिप्ट है, आपको पता है इजिप्ट आपको कितनी देर में वीज़ा देता है? मेरा जब मैं एक ही बार गया हूँ तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगे थे, और अभी भी मैं ट्रैवल ग्रुप्स में देखता रहता हूँ नहीं दे रहे होते। मोरक्को नहीं देता वीज़ा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील तो मुँह ही नहीं लगाते आपको। तो क्या करे बंदा यार, फिर यही तरीका है कि यार आप पासपोर्ट ख़रीद लो किसी अच्छे मुल्क का। अब उसमें भी इतनी सारी लीगैलिटी हैं, अब $1,00,000 जमा कराओ, ज़मीन लो, टर्की में अपार्टमेंट लो, ये बड़े मसले हैं यार। आम आदमी की तो ज़िंदगी बेकार है। मैं काफ़ी टिकटॉकरों को फॉलो करता हूँ, लोकल भी, और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जब वो देख रहा होता है, अब वो घूम रहे हैं, कभी कभी पासपोर्ट की आ जाती है ना टिकटॉक में, पोर्चुगल का पासपोर्ट होता है, लोग ख़रीद लेते हैं वहाँ का। पोर्चुगल का बड़ा आराम से मिल जाता है, पता नहीं D7 वीज़ा है, पता नहीं क्या है। उसमें आपने दिखाना होता है कि यार मैं आपके वेलफेयर सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ूंगा, मेरा 5,000 यूरो हर महीने कहीं से आता है, मतलब आपने दिखाना है मेरी ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी है, दिस एंड दैट है, वो फिर आपको रेजिडेंसी दे देते हैं। अगेन मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा, खुद ही अपनी रिसर्च करके जाइएगा, लेकिन वो सीन यही होता है। तो लोगों ने अब यही सीन किया है, क्योंकि यार ये नीचे से नंबर 2 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अब जापान नहीं देता आपको वीज़ा, आपने साउथ कोरिया की सही मिसाल दी, और ये जो आपने रशिया वाली बात की ना कि उनको पासपोर्ट भी नहीं चाहिए होता, आई एम प्रीटी श्योर वो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के निकल जाते होंगे। ऐसा ही है यार, दुनिया अपने लिए इस तरह रास्ते बनाती है, और एम्बेसीज़ का और काउंसलेट का काम यही होता है कि अपने मुल्क की अच्छी प्रोजेक्शन करना। मैंने पहले भी एक बात कही थी, दोबारा बताऊंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त इस्लामाबाद में और बहुत टेक की दुनिया में बहुत चीते हैं, वो स्वीडन गए थे। उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी इन स्वीडन से पूछा कि आपने टेक से रिलेटेड कितने इवेंट कराए। उन्होंने बोला हमने पिछले साल एक करवाया था, और वट। फिर उन्होंने इवेंट प्लानर या वो इस तरह की कोई ऐप होती है वो दिखाई, और उसमें दिखाया कि इंडियन एम्बेसी ने सिर्फ इस हफ्ते 5 टेक रिलेटेड इवेंट्स रखे हुए हैं, और वो भी अप टू डेट टेक्नोलॉजी की। वाई? वो बेचते हैं वो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एम्बेसी ने, दुबई इज़ डूइंग अ लॉट ऑन मेटावर्स बाय द वे, ठीक है ना, तो पाकिस्तान एम्बेसी ने सोचे मेटावर्स से रिलेटेड एक इवेंट कर दिया, और पाकिस्तान के टॉप के इंजीनियर्स हो गए या डेवलपर्स हो गए, उनको इनवाइट किया। अब वहाँ पे शेख इन्वेस्टर को बुलाया और बोला भाई ये लड़का ये बना लेता है, तुझे ये इतने का पड़ेगा
एस्टोनिया से पाकिस्तानी इतने में बना देगा, वो बोलेगा ठीक है ये लो इन्वेस्टमेंट। ऐसे आती इन्वेस्टमेंट। एम्बेसी का ये काम होता है। एम्बेसी का काम खाली 23 मार्च को और 14 अगस्त को झंडे लहराना और शाज़िया खुश का कॉन्सर्ट कराना नहीं होता, मगर वो ज़्यादातर यही हो रहा होता है, सैड टू से। जैसे मैं जब मैं वो बाइनेंस वीक पे गया हुआ था, उस इवेंट पे जहाँ से मैंने वीडियो भी बनाई थी, जहाँ पे वो मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे बच्चे मिलियनेयर्स थे वो बच्चे, और वो मेटावर्स की बातें और वो बातें, मैं तो मेरा दिमाग घूम गया था। और आई स्वेयर टू गॉड, जितने लोग दुबई में रहते हैं कमेंट में बताएं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई, वहाँ से बर दुबई, बल्कि गूगल मैप पे जाए ना, लिखें पाकिस्तान कॉन्सुलेट दुबई, ठीक है ना, बर दुबई में वो आएगा, और वहाँ से मैप खींचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आई स्वेयर टू गॉड 2 मेट्रो स्टेशन अवे, बर दुबई मेट्रो स्टेशन, उसके बाद करामा जाफलिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 3 मेट्रो स्टेशन। आई स्वेयर टू गॉड 5 मिनट की ड्राइव नहीं है वो, सीधे रोड पे, मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम कह रहा हूँ। जो लोग दुबई जानते हैं वो समझ गए होंगे, वो बहुत छोटा है। एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं थी कि भाई हम पाकिस्तान एम्बेसी से आए हैं, हम सीखना चाह रहे हैं दुनिया क्या कर रही है, ताकि हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है। खल्ली बल्ली, आप किसी भी एम्बेसी में चले जाओ पाकिस्तान। आई एम सॉरी, मुझे वो फॉरेन ऑफिस से एक आ भी गया था एक बार कि यार आपने ऐसे बोल दिया। हम, वो कोई खातून थी, वो स्पेन में होती हैं एम्बेसी में, एंड शी शोड अ लॉट ऑफ वर्क कि हम लोग तो बहुत सारा काम करते हैं वो, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। सबको ऐसे ही करना चाहिए, और यहीं से फिर आपके पॉइंट्स पड़ते हैं, मगर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बट लाइक अगेन, अब मैं एम्बेसी वालों की साइड लूँगा। पिछली गवर्नमेंट में लिटरली स्लोवाकिया में जो चैप्टर था, पाकिस्तानी एम्बेसडर और जितने भी फॉरेन ऑफिस के लोग थे, आई स्वेयर, आप गूगल कर लें, उन्होंने ट्वीट की थी हमें 4 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे। ओ सबसे बड़ी चीज़, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू से दिस और नॉट, ओके फक इट, आई विल से इट। मैं वाशिंगटन में था, पाकिस्तान एम्बेसी में गया था, वहाँ पे स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं रज़ा बाकर, वो कौन सी स्कीम थी स्टेट बैंक की, नया पाकिस्तान स्कीम, हाउसिंग स्कीम नहीं, दूसरी, रोशन डिजिटल अकाउंट, ओके, आई वाज देयर, उज़ैर यूनुस के साथ मैं वहाँ था, ठीक है। और अगेन मैं ये किसी के अगेंस्ट नहीं बोला, ये किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ। हम वहाँ बैठे हुए थे और जुलाई का महीना था, मैं अमेरिका में था, मगर हल्की फुल्की ठंड थी, मगर फिर हम वो ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। रज़ा बाकर साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी, और रोशन डिजिटल अकाउंट इज़ लाइक अ वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस प्रोडक्ट, और मैंने उस पर काफ़ी वीडियोस भी बनाई है। मैं किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ तो बनाता हूँ प्रोडक्ट। रेमिटेंस खींचनी है ना, जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे कुछ देर बाद मुझे गर्मी लगी, ठीक है, क्योंकि सब जैकेट पहन के आए हुए थे, जाहिर है वो जैकेटेड इवेंट था, थोड़ा फॉर्मल था। तो फिर जो वहाँ साहब थे उनसे पूछा यार गर्मी क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया कि 3 साल से एसी ख़राब है। मतलब हमारी एम्बेसी का, वॉशिंगटन डीसी बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काउंसलेट को, ऑस्टिन सॉरी ह्यूस्टन वाली काउंसलेट नहीं कह रहा, वॉशिंगटन डीसी वाली एम्बेसी में एसी 3 साल से ख़राब था, राइट। अब वहाँ पे जो पाकिस्तान कम्युनिटी के डोनर्स थे वो बैठे थे, एंड दे सेड कि यार हमने इनको बहुत ऑफ़र किया है कि हम रिपेयर कराते हैं, हमें बुरा लगता है, फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, अब पूरा साल तो सर्दी नहीं होती ना वाशिंगटन में, चलो सर्दियों में तो आपने टोपी करा दी कि भाई एसी बंद है, हालांकि सर्दियों में भी आपको वेंटिलेशन तो चाहिए होती है ना। तो कह रहे हैं हमने इतनी बार इनको ऑफ़र किया, मगर एंड अगेन फ्रॉम द एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू उनकी भी बात सही कि भाई अगर हम किसी प्राइवेट बंदे का फेवर लेंगे, कल को हमें हमारी शिकायत, हम पे इंक्वायरी खुल जाएगी, नैब की फाइलें खुल जाएंगी कि आपने एक प्राइवेट इदारे से, जुनेद अकरम साहब से आपने $30,000 कैसे लिए एसी सही कराने के लिए, क्यों लिया आपने, वो कौन होते हैं देने वाले। एंड दैट्स अगेन क्यूडोज टू देम कि वो गर्मी में रह लिए 3 साल, उन्होंने गलत काम नहीं किया। जहाँ पे जो चीज़ सही है अप्रिशिएट करनी चाहिए ना, आई हाईली अप्रिशिएट पाकिस्तान एम्बेसी, दे स्टूड देयर ग्राउंड। मगर ये मसला है, तो यहाँ से तो बेचारों की तनख्वाही नहीं जा रही होती। एसी वॉशिंगटन डीसी आपका सबसे बड़ा एला है अमेरिका है यार, उधर आपकी एम्बेसी में एसी नहीं है, तो जो बाइडन या कोई नैन्सी पेलोसी मिलने आएगी किसी से, वो गर्मी में बैठेगी क्या, अबे यार खुदा को मानो। तो अगेन नॉट ब्लेमिंग दिस एंटायरली ऑन एम्बेसीज, अब वो अपनी जेब से तो नहीं जाएंगे ना, उनको तो आप बेचारे, उनको तो आप सैलरी भी नहीं दे रहे, तो वो कहाँ से नेशन बिल्डिंग करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सारा ब्लेम भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट को करना अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी काफ़ी किया है एंड आई एडमिट टू दैट, मगर बात उनकी भी गलत नहीं है, जितना हो सकता है करते हैं।
तो डिप्लोमेसी भाई देखो सारी चलनी तो यहीं से है ना। अब यहाँ पे मामलात ही उल्टे हैं, कोई इन चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं होती कि कि हमें अपनी मुल्क की रैंकिंग अच्छी करनी है, या हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें ऐसे एवेन्यूज़ निकालने के उनको वीज़ा कम से कम आसानी से मिल जाए। कितने बच्चे मुझे ईमेल करते हैं कि भाई वो जर्मन एम्बेसी ने जवाब ही नहीं दिया, हमारा सेमेस्टर शुरू भी हो गया, हमारा वीज़ा ही नहीं आया, उधर सेमेस्टर शुरू हो गया, फिर वो ब्रेक लिया, वो आगे किया, उनको 10,000 मसले होते हैं, इतना एवर ट्रैफिक है। एंड सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब ये मसले क्यों हैं? ये क्यों नहीं है हमारी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी कि भाई फ़ौरन हो जाए? अगेन फिर वही वाली आपकी बात, हमारे अवाम की हरकतें ऐसी हैं, डंकी मारते हैं। मैं खुद जब बाकू जा रहा था, हमारी फ़्लाइट लाहौर से थी, मैं और मलिक जहांगीर साथ थे, साथ में एक बंदा बैठा था। अब जहांगीर साहब शुरू हो गए इससे पंजाबी में बैक एंड फोर्थ, तो उसने बोला मैं डंकी लगाने जा रहा हूँ, मैं बाकू उतरूँगा, वहाँ से गाड़ी में बैठूँगा, बेलारूस निकल जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा। मतलब ये कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम कहीं भी जाके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कानून तोड़ो कुछ नहीं होता, तो समझते हैं दुनिया भी ऐसी चलती है। फिर वहाँ पकड़े जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार इनके मुल्क वाले तो बड़े इलीगल हरकतें करते, तो आपकी रैंकिंग नीचे होती है। और चूँकि यहाँ कोई रिपरकशंस नहीं है, पीपल कीप डूइंग दैट। कितनी डंकियाँ लगती हैं यहाँ। तो एसेंशली पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये तीनों का नेक्सस एक है जो हमारा मुल्क है, और तीनों को बेहतर होना है। ये नहीं कि आप सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल दें, सारा ब्लेम एम्बेसी पे डाल दें, सारा आवाम पे भी नहीं डाल सकते, तीनों एक साथ चलेंगे। तो मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी होप नहीं दिखती भाई कि टॉप 10 से भी बाहर हम निकलेंगे। जो मामलात हैं, ठीक है, हम ग्रे लिस्ट से निकल गए, दैट्स वंडरफुल। ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर धब्बा था दुनिया की तरफ से, टेरर फाइनेंसिंग का। ये तो बहुत अच्छा इसमें काम हुआ है पाकिस्तान में, नो डाउट अबाउट दिस। स्टेट बैंक ने भी काफ़ी चेक्स रखे, और फिर बैंकिंग, और फिर FIA और बाकी जितने भी इदारे हैं, उनकी काफ़ी मेहनत है कि ये चीज़ से तो हम बाहर निकले। ये बहुत बड़ी बात है, इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। दिस इज़ अ रीज़न शहबाज शरीफ साहब पूरा क्रेडिट ले रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी। वो मेहनत पीछे 4 साल से उस पर होती हुई आ रही थी। आई थिंक हमाद अजहर वॉज वर्किंग ऑन दिस एनीवे। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं हमारी, डिप्लोमेटिक भी हैं, फिर हमारी अपनी पर्सनल गलतियां भी हैं, जिसकी वजह से इवन दो वेयर लाइक द 6th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एप्पल का स्टोर ही नहीं है हमारे मुल्क में, बहुत सारी चीज़ें। तो खैर आई होप थिंग्स गेट बेटर। और अरे बंद करो भाई, 7:45 हो गए। अब मैं ज़रा दे दूँ एडिट के लिए, फिर आपको रिलीज़ भी करके दिखानी भी है ये वीडियो। तो चले, अपना ख्याल रखें। आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर पाकिस्तान, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganji swag। आपसे फिर मुलाकात होगी परसों। ओके, हाफिज़।